कहानी की शुरुआत होती है पेंसिल्वेनिया के एक सुनसान और लंबे देहाती रास्ते से। एक कार तेजी से उस रास्ते पर दौड़ रही है। कार में दो लोग सवार हैं, बारबरा और उसका भाई जॉनी। दोनों अपनी माँ के कहने पर अपने दादाजी की कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए काफी दूर एक दूर दराज के कब्रिस्तान में जा रहे हैं। जॉनी इस यात्रा से काफी चिढ़ा हुआ है। वो अपनी बहन बारबरा से शिकायत कर रहा है कि उन्हें इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी, और वैसे भी ड्राइव बहुत लंबी थी। बारबरा उसे शांत रहने को कहती है। कुछ ही देर में दोनों कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं। मौसम काफी खराब और उदास लग रहा है। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। जॉनी और बारबरा कब्र के पास जाते हैं और फूल रखते हैं। बारबरा बचपन से ही कब्रिस्तान और डरावनी चीजों से काफी डरती आई है, और जॉनी इस बात को अच्छी तरह जानता है। इसलिए जॉनी अपनी बहन को चिढ़ाने और डराने के लिए अजीब सी आवाजें निकालने लगता है और कहता है, वे तुम्हें पकड़ने आ रहे हैं बारबरा। बारबरा उसे डांटती है और मना करती है कि ऐसा मजाक मत करो। लेकिन तभी दूर एक आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ पैदल चलता हुआ नजर आता है। उसकी चाल बहुत अजीब है, जैसे वो अपने पैरों को घसीट कर चल रहा हो। जॉनी हंसते हुए कहता है कि देखो, वो आदमी भी शायद तुम्हें ही पकड़ने आ रहा है। बारबरा उस अजनबी के पास जाकर उससे माफी मांगने की सोचती है कि शायद उसने जॉनी का मजाक सुन लिया होगा। लेकिन जैसे ही बारबरा उस आदमी के करीब पहुंचती है, वो आदमी अचानक अपनी आंखें बड़ी करता है और खूंखार तरीके से बारबरा पर झपट पड़ता है। बारबरा चीख उठती है। जॉनी तुरंत अपनी बहन को बचाने के लिए उस अजनबी पर कूद पड़ता है। दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। वो अजनबी इंसान असामान्य रूप से ताकतवर लग रहा है। हाथापाई के दौरान जॉनी का पैर फिसल जाता है और उसका सिर पास में पड़े एक पक्के पत्थर से बहुत जोर से टकराता है। जॉनी वहीं बेहोश हो जाता है और उसके सिर से खून बहने लगता है। वो अजनबी वहीं रुक जाता है और अब उसकी भूख भरी नजरें बारबरा पर टिक जाती हैं। बारबरा बुरी तरह डर जाती है। अपने भाई को बेजान पड़ा देख उसके पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। वो तेजी से कार की तरफ भागती है और खुद को कार के अंदर लॉक कर लेती है। लेकिन जल्दबाजी में कार की चाबियां जॉनी की जेब में ही रह जाती हैं। वो अजीब हमलावर कार के पास पहुंच जाता है। वो कार के शीशे को एक भारी पत्थर से तोड़ने की कोशिश करने लगता है। बारबरा घबराहट में कार का हैंड ब्रेक छोड़ देती है, जिससे कार ढलान पर नीचे की तरफ लुढ़कने लगती है और दूर जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है। बारबरा कार से बाहर निकलती है और अपने नंगे पैरों से ही बेतहाशा खेतों और रास्तों की तरफ भागने लगती है। वो अजीब आदमी लगातार धीमी लेकिन अटूट चाल से उसका पीछा कर रहा है। काफी देर तक भागने के बाद बारबरा को सामने एक पुराना 2 मंजिला फार्म हाउस दिखाई देता है। उसे लगता है कि शायद यहाँ कोई उसकी मदद कर सकता है। वो बदहवास हालत में घर का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। दरवाजा अनलॉक होता है, इसलिए वो तुरंत अंदर घुस जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। घर के अंदर पूरी तरह से सन्नाटा है। ऐसा लगता है कि यहाँ कोई नहीं रहता। बारबरा पूरे घर में घूमकर किसी को ढूंढने की कोशिश करती है। तभी उसे सीढ़ियों के पास कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर उसकी चीख निकल जाती है। सीढ़ियों के ऊपर एक लाश पड़ी हुई है, जिसका चेहरा पूरी तरह से नोचा जा चुका है। बारबरा पूरी तरह से सदमे में आ जाती है। वो चीखते हुए घर से बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बाहर एक पिकअप ट्रक आकर रुकता है। उस ट्रक से एक निग्रो शख्स बाहर निकलता है, जिसका नाम बेन है। बेन तुरंत घर के अंदर आता है। वो भी काफी डरा हुआ और थका हुआ लग रहा है। बारबरा उसे देखकर और ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन बेन उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि वो उसकी मदद करने आया है। बेन बताता है कि बाहर का माहौल बहुत खतरनाक हो चुका है। पूरे इलाके में अजीब से दिखने वाले लोग घूम रहे हैं जो जिंदा इंसानों पर हमला कर रहे हैं। बेन तुरंत एक्शन में आता है। वो देखता है कि घर की खिड़कियां और दरवाजे कमजोर हैं। वो बाहर खड़े ट्रक से लकड़ी के तख्ते और औजार लेकर आता है। बेन घर के दरवाजों और खिड़कियों पर लकड़ी की पट्टियां ठोकना शुरू कर देता है, ताकि बाहर मौजूद वो अजीब प्राणी अंदर ना आ सकें। दूसरी तरफ बारबरा इस अचानक हुए हादसे से इतनी ज्यादा सदमे में है कि वो लगभग सुन्न हो चुकी है। वो एक सोफे पर बैठ जाती है और लगातार अपने भाई जॉनी के बारे में बड़बड़ाने लगती है। बेन उससे बात करने की कोशिश करता है, उसे पूछना चाहता है कि यहाँ क्या हुआ था, लेकिन बारबरा कोई साफ जवाब नहीं दे पाती। बेन खुद को काम में व्यस्त रखता है।
वो एक रेडियो ढूंढता है ताकि पता चल सके कि बाहर देश में आखिर चल क्या रहा है। रेडियो चालू करते ही एक खबर आती है, लेकिन सिग्नल बहुत कमजोर होने के कारण बात साफ समझ नहीं आती। तभी बाहर हलचल बढ़ने लगती है। बेन खिड़की की दरार से बाहर देखता है। रात का अंधेरा गहरा चुका है और उस फार्म हाउस के चारों तरफ धीरे धीरे वो अजीब मरे हुए से दिखने वाले लोग इकट्ठा होने लगे हैं। फार्म हाउस के बाहर सन्नाटा अब एक भयानक फुसफुसाहट में बदल चुका था। बेन लगातार लकड़ी के तख्तों से खिड़कियों को सील कर रहा था, जबकि बारबरा सदमे में सोफे पर गुमसुम बैठी थी। तभी अचानक घर के फर्श के नीचे बने बेसमेंट का दरवाजा थोड़ा सा हिलता है। बेन सतर्क हो जाता है और तुरंत अपना राइफल उठाकर बेसमेंट के दरवाजे की तरफ तान देता है। उसे लगता है कि कोई हमलावर नीचे से आ रहा है, लेकिन दरवाजे से कोई मरे हुए इंसानों का झुंड नहीं, बल्कि 2 जिंदा इंसान बाहर निकलते हैं। बाहर आते ही उनके बीच बहस शुरू हो जाती है। बाहर आने वाले शख्स का नाम हैरान है और उसके साथ एक नया लड़का टॉम है। बेन गुस्से में उनसे पूछता है कि जब वो इतनी देर से अकेले पूरे घर को सुरक्षित कर रहा था और बारबरा मदद के लिए चिल्ला रही थी, तब वे नीचे क्यों छिपे हुए थे। हैरान एक बेहद स्वार्थी और चिड़चिड़ा इंसान है। वो सफाई देता है कि बेसमेंट ही सबसे सुरक्षित जगह है और उन्हें तुरंत दरवाजे बंद करके नीचे ही छिप जाना चाहिए, लेकिन बेन उसकी बात से साफ इनकार कर देता है। बेन का मानना है कि अगर वे बेसमेंट में बंद हो गए तो वो उनके लिए एक जाल बन जाएगा। अगर बाहर के प्राणी अंदर आ गए तो बेसमेंट में उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसी बहस के बीच टॉम बताता है कि बेसमेंट में हैरान की पत्नी हेलन और उनकी बीमार बेटी करेन भी हैं। करेन को बाहर एक अजनबी ने काट लिया था, जिसके बाद उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है और उसे तेज बुखार है। इसके अलावा वहां टॉम की गर्लफ्रेंड जूडी भी मौजूद है। घर के अंदर अब 2 अलग अलग विचारधाराएं आपस में टकराने लगती हैं। एक तरफ बेन है जो पूरे घर को सुरक्षित बनाकर भागने का रास्ता खुला रखना चाहता है। दूसरी तरफ हैरान है जो डर के मारे बेसमेंट में खुद को बंद कर लेना चाहता है। तभी लिविंग रूम में रखा रेडियो काम करना शुरू कर देता है। इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट पर एक अनाउंसर की आवाज गूंजती है, कृपया ध्यान दें, यह एक राष्ट्रीय आपातकाल है। देश भर में हाल ही में मरे हुए लोग जीवित हो रहे हैं और जिंदा इंसानों पर जानलेवा हमले कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अंतरिक्ष से लौटे एक वीनस प्रोब से निकले रेडिएशन की वजह से मरे हुए लोगों की कोशिकाओं में यह अजीब हरकत हो रही है। रेडियो ब्रॉडकास्ट में आगे बताया जाता है कि इन प्राणियों को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, उनके दिमाग पर हमला करना या उनका सिर धड़ से अलग कर देना। इसके अलावा आग से भी ये प्राणी बुरी तरह डरते हैं। यह खबर सुनते ही बेन और बाकी लोगों को समझ आ जाता है कि वे किसी मामूली हमले का सामना नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त विनाश के कगार पर खड़ी है। टीवी न्यूज़ और खौफनाक हकीकत रेडियो के बाद टॉम और बेन ऊपर वाले कमरे से एक पुराना टीवी सेट नीचे लेकर आते हैं। हैरान भी अनिच्छा से बेसमेंट से बाहर आता है ताकि देश के हालात जान सके। टीवी स्क्रीन चालू होती ही न्यूज़ एंकर देश के मौजूदा हालात की भयावह तस्वीरें दिखाने लगता है। एंकर बताता है कि सरकार ने अलग अलग शहरों में रेस्क्यू सेंटर्स बनाए हैं, जहां पुलिस और नेशनल गार्ड्स की टीम मौजूद है। सबसे अच्छी बात यह थी कि न्यूज़ में बताया जाता है कि इस फार्म हाउस से कुछ ही दूरी पर एक लोकल रिफ्यूज सेंटर बनाया गया है। यह सुनते ही बेन एक प्लान बनाता है। बेन कहता है कि बाहर जो ट्रक खड़ा है उसमें ईंधन बहुत कम है। अगर वे किसी तरह पास के गैस पंप से ट्रक में पेट्रोल भर लें तो वे सब मिलकर सुरक्षित स्थान पर भाग सकते हैं। हैरान इस प्लान का विरोध करता है। उसका कहना है कि बाहर जाना बहुत खतरनाक है और वे सब मारे जाएंगे। लेकिन टॉम और बेन उसे समझाते हैं कि अगर वे यहाँ बैठे रहे तो धीरे धीरे भोजन और गोलियां खत्म हो जाएंगी और बाहर मौजूद प्राणियों की संख्या बढ़ती ही जाएगी। आखिरकार हैरान को भी झुकना पड़ता है। तय होता है कि बेन और टॉम बाहर जाकर ट्रक में पेट्रोल भरेंगे। बेन एक कपड़े पर तेल डालकर उसमें आग लगा देता है और एक जलती हुई मशाल तैयार करता है ताकि बाहर मौजूद प्राणियों को आग से दूर रखा जा सके। इसी बीच बेसमेंट में बीमार पड़ी छोटी बच्ची करेन की हालत धीरे धीरे और खराब होने लगती है। उसकी माँ हेलन उसके पास बैठी रो रही है। करेन का शरीर ठंडा पड़ने लगा है और उसकी सांसें धीमी हो रही हैं।
लेकिन किसी को अंदाजा नहीं है कि करेन को जो काटा गया था उसका जहर उसके जिस्म में फैल रहा है। बाहर फार्म हाउस के चारों तरफ अब दर्जनों की संख्या में वो मरे हुए प्राणी इकट्ठा हो चुके हैं। वे घर की लकड़ी की पट्टियों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बेन, टॉम और जूडी अपने प्लान को अंजाम देने के लिए तैयार होते हैं। बेन के हाथ में जलती हुई मशाल और बंदूक है, जबकि टॉम ट्रक की चाबी संभालता है। क्या उनका यह एस्केप प्लान कामयाब हो पाएगा या बाहर फैला सन्नाटा उन्हें निगल जाएगा? प्लान के मुताबिक बेन हाथ में जलती हुई मशाल और राइफल लेकर सबसे पहले घर से बाहर निकलता है। वो बाहर मौजूद मरे हुए लोगों को आग से डराकर दूर हटाता है ताकि रास्ता साफ हो सके। इसके तुरंत बाद टॉम और उसकी गर्लफ्रेंड जूडी तेजी से भागकर ट्रक की तरफ बढ़ते हैं। टॉम ड्राइवर सीट पर बैठता है और गाड़ी स्टार्ट करता है। जूडी उसके बगल में बैठती है। बेन ट्रक के पीछे वाले हिस्से में खड़ा होकर लगातार आग की मशाल से उन प्राणियों को दूर रखता है और सुरक्षा देता है। गाड़ी तेजी से थोड़ी दूरी पर बने गैस पंप की तरफ बढ़ती है, लेकिन डर और घबराहट का माहौल इतना ज्यादा है कि हर किसी की सांसें अटकी हुई हैं। जैसे ही वे गैस पंप पर पहुंचते हैं, टॉम गाड़ी रोकता है और पेट्रोल भरने की कोशिश करने लगता है। लेकिन हड़बड़ी और घबराहट में टॉम से एक बड़ी गलती हो जाती है। पेट्रोल का नोजल सही से फिट नहीं हो पाता और पेट्रोल फर्श पर और ट्रक के टायर के पास गिरने लगता है। तभी बेन हाथ में जलती हुई मशाल लिए उन प्राणियों को पीछे धकेलने के लिए थोड़ा पास आता है। फर्श पर बिखरे पेट्रोल में अचानक आग लग जाती है। आग की लपटें देखकर टॉम घबरा जाता है। वो तुरंत ट्रक में बैठकर उसे आग से दूर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी में भी आग पकड़ चुकी होती है। जूडी का कोट ट्रक के दरवाजे में फंस जाता है और वो बाहर नहीं निकल पाती। टॉम अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर भागने के बजाय उसे बचाने की कोशिश करता है और तभी एक जोरदार धमाकेदार विस्फोट होता है। ट्रक आग के बड़े गोले में बदल जाता है। टॉम और जूडी दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। बेन दूर खड़ा यह दर्दनाक हादसा देखता रह जाता है। उसके पास शोक मनाने का समय भी नहीं होता, क्योंकि धमाके की आवाज और आग की रोशनी देखकर आसपास के सारे खूंखार प्राणी उस जले हुए ट्रक और बेन की तरफ बढ़ने लगते हैं। बेन तुरंत पीछे मुड़ता है और अपनी जान बचाते हुए वापस फार्म हाउस की तरफ भागता है, लेकिन रास्ते में कई प्राणी उसका पीछा करने लगते हैं। बेन किसी तरह उनसे लड़ते भिड़ते घर के दरवाजे तक पहुंचता है। बेन भागकर जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंचता है, वो दरवाजा खटखटाता है और चिल्लाता है, दरवाजा खोलो हैरी, दरवाजा खोलो। लेकिन अंदर खड़ा हैरी डर और स्वार्थ के मारे दरवाजा खोलने से साफ इनकार कर देता है। हैरी का सोचना था कि अगर उसने दरवाजा खोला तो बाहर मौजूद प्राणी भी अंदर घुस आएंगे। वो बेन को बाहर ही मरने के लिए छोड़ देना चाहता है। बेन अपनी पूरी ताकत से दरवाजे पर धक्का मारता है और कड़ी मशक्कत के बाद दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। अंदर आते ही बेन का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। वो हैरी को पकड़ता है और उसकी बेवफाई के लिए उसे जमकर पीटता है। इसी धक्का मुक्की में घर की खिड़कियों पर लगी लकड़ी की पट्टियां ढीली होने लगती हैं। बाहर खड़े प्राणियों का दबाव इतना बढ़ चुका है कि वे खिड़कियों के शीशे तोड़कर अपने हाथ अंदर डालने लगते हैं। घर के अंदर का माहौल पूरी तरह से अफरा तफरी में बदल जाता है। हैरी, जो बेन से मार खाने के बाद बौखला गया था, नीचे पड़ी राइफल उठा लेता है और बेन पर तान देता है। हैरी चिल्लाता है कि अब इस घर में वही फैसला करेगा, लेकिन बेन बिना डरे हैरी पर झपट पड़ता है। दोनों के बीच राइफल छीनने की जंग शुरू हो जाती है। अचानक एक गोली चलती है। गोली सीधे हैरी के पेट में जाकर लगती है। हैरी कराहते हुए पीछे हटता है और लड़खड़ाते हुए नीचे बेसमेंट की तरफ भाग जाता है, जहां उसकी पत्नी और बीमार बेटी मौजूद थे। हैरी पेट में गोली लगने के बाद दर्द से कराहता हुआ बेसमेंट में नीचे गिर जाता है। उसकी पत्नी हेलेन तुरंत अपने पति के पास भागती है, लेकिन तब तक हैरी की सांसें थम चुकी होती हैं। दूसरी तरफ ऊपर घर का मंजर पूरी तरह से बेकाबू हो चुका है। बाहर मौजूद दर्जनों खूंखार प्राणी अब लकड़ी के तख्तों को उखाड़कर खिड़कियों के जरिए अपने हाथ अंदर डालने लगे हैं। बारबरा, जो इतने समय से सदमे की हालत में गुमसुम बैठी थी, अचानक खिड़की से अपने भाई जॉनी का चेहरा देखती है। जॉनी भी अब उन्हीं मरे हुए इंसानों में बदल चुका था। अपनी बहन को देखते ही जॉनी खिड़की तोड़कर अंदर हाथ बढ़ाता है और बारबरा को खींचकर बाहर ले जाता है।
बारबरा चीखती रह जाती है और बाहर खड़ा वो भयानक झुंड उसे निगल जाता है। बेन पूरी ताकत से घर को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर जा चुका था। वो देखता है कि अब ऊपर रुकना सीधे मौत को बुलावा देना है। मजबूर होकर बेन नीचे बेसमेंट की तरफ भागता है और अंदर से मजबूत लोहे का दरवाजा बंद करके खुद को लॉक कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ हेलेन अपनी मृत बेटी करेन के पास बैठी रो रही थी, लेकिन तभी करेन की आंखों में अजीब सी चमक आती है। करेन का शरीर अचानक हरकत करने लगता है। काटे जाने के इन्फेक्शन की वजह से करेन भी अब एक खूंखार प्राणी में बदल चुकी थी। हेलेन अपनी ही मासूम बेटी को देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन करेन उस पर दया नहीं दिखाती। करेन दीवार पर लगे एक धारदार औजार से अपनी ही मां पर हमला कर देती है। बेन जब तक बेसमेंट के मुख्य कमरे में पहुंचता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हेलेन फर्श पर बेजान पड़ी थी और करेन अपने पिता हैरी के मृत शरीर को नुकसान पहुंचा रही थी। यह खौफनाक दृश्य देखकर बेन स्तब्ध रह जाता है। जब करेन बेन की तरफ बढ़ती है तो बेन भारी मन से अपनी बंदूक उठाता है और करेन और फिर से जिंदा हो रहे हैरी को वहीं खत्म कर देता है। अब उस अंधेरे ठंडे बेसमेंट में बेन बिल्कुल अकेला बचा था। बाहर से आ रही भयानक आवाजों और लाशों के बीच बेन अपनी बंदूक हाथ में लिए अगली सुबह का इंतजार करने लगता है। पूरी रात खौफ के साए में गुजर जाती है। सुबह की पहली किरण के साथ बाहर से बंदूकों की गोलियां चलने की आवाजें आने लगती हैं। स्थानीय शेरिफ और नेशनल गार्ड्स की एक सशस्त्र टुकड़ी इलाके को साफ करते हुए फार्म हाउस की तरफ बढ़ रही थी। वे रास्ते में मिलने वाले हर मरे हुए प्राणी को गोलियों से उड़ा रहे थे। बेसमेंट में मौजूद बेन गोलियों की आवाज सुनकर राहत की सांस लेता है। उसे लगता है कि उसकी जान बच गई है और मदद पहुंच चुकी है। बेन धीरे धीरे बेसमेंट का दरवाजा खोलता है और ऊपर खिड़की के पास जाकर बाहर देखता है। बाहर शेरिफ और उसके आदमी हाथों में बंदूकें लिए घूम रहे थे। तभी शेरिफ की नजर खिड़की के पीछे हिलते हुए बेन पर पड़ती है। दूर से देखने पर बेन का हुलिया पूरी तरह से बिखरा हुआ था और उसकी आंखें सूजी हुई थीं। शेरिफ बिना जांच पड़ताल किए, बिना यह देखे कि खिड़की के पीछे खड़ा शख्स एक जिंदा इंसान है या मरे हुए प्राणियों में से एक, अपने शूटर से कहता है, वहां खिड़की पर एक और दिख रहा है, उसे खत्म करो। इससे पहले कि बेन कुछ समझ पाता या आवाज लगा पाता, ढाने! एक गोली सीधे बेन के सिर में आकर लगती है। बेन वहीं ढेर हो जाता है। जिस इंसान ने पूरी रात अकेले उस खौफनाक मंजर से लड़ाई लड़ी, हर भयानक स्थिति का सामना किया और जिंदा बचा रहा, वो मरे हुए इंसानों से नहीं बल्कि अपनी ही प्रजाति के इंसानों की एक गलत फहमी और लापरवाही का शिकार हो जाता है। फिल्म के आखिरी सीन्स में दिखाया जाता है कि पुलिस वाले बेन के शव को घर से बाहर घसीटते हुए लाते हैं और उसे बाकी लाशों के साथ मिलाकर आग के ढेर में फेंक देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना और इससे भी बढ़िया धमाकेदार मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए आपके अपने चैनल और अवर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो मिस ना हो इसलिए मंदिर के घंटे की तरह सब्सक्राइब बटन के पास वाले बेल आइकॉन को दबा दीजिए।